शो हवालात। यहाँ हम खोलते हैं जुर्म की वो परतें जो अक्सर सच से भी ज्यादा खौफनाक होती है। यहाँ हर कहानी सिर्फ वारदात नहीं बल्कि एक सबक भी होती है, क्योंकि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के सिकंजे से बच नहीं पाता। हम आपको दिखाते हैं वो राज जो पर्दे के पीछे छिपा रह गया है। तो तैयार हो जाइए जुर्म की दुनिया का सामना करने के लिए, क्योंकि अब उठेगा हर राज से पर्दा। आज हवालात में बात करेंगे धार की एक ऐसी वारदात की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 27 साल की प्रियंका अपने पति के साथ सिलवटों वाले बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसे बिस्तर पर उसकी हत्या कर देती है। लेकिन हत्या से पहले कहती है कि तुम काले हो, तुम में ड्रेसिंग सेंस नहीं है, मुझे एक हॉट और हैंडसम पति की जरूरत है जो अमीर हो, जिसे कपड़े पहनने आता हो, जो मुझे पिक्चर दिखाता हो, मुझे घुमाता हो, और इसके बाद वो अपने पति की खोपड़ी खोलकर उसकी हत्या कर देती है। घर पर पड़े 15 लाख रुपए को वह डका जाती है और पुलिस के सामने इस तरीके से हीरोइन वाली एक्टिंग करती है कि तमाम बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें भी इस बीबी के सामने नतमस्तक होकर उसके पैरों पर चूमने को मजबूर हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इसने जो एक्टिंग की है उससे पुलिस भी चकमा खा गई कि बीबी तो नादान है, मासूम है। लेकिन जब परतें खुलना शुरू होती है तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हवालात के इस एपिसोड के जरिए हम आपको दिखाएंगे रियल क्राइम स्टोरी, जहां एक बीवी अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति का इस तरह से कत्ल करती है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 4 जनवरी मेरे को नहीं पता। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। आपने देखा मोहतरमा की एक्टिंग कितनी अच्छी है कि घर वाले भी एक बार सोच में पड़ गए कि बेचारी बहू के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। रात को आधी रात को घुसकर बदमाशों ने हमारी बहू को मार दिया और हमारे बेटे की जिंदगी छीन ली। लेकिन वह नहीं जानते थे कि यही प्रियंका जो रो रो कर आंसू बहा रही है, जो एक कहानी बता रही है, वो बार बार दीवार को पकड़कर सहारा लेने की कोशिश कर रही है, वही प्रियंका इस षड्यंत्र की मास्टरमाइंड है। सारा गेम प्लान उसी का है और उसी ने ये षड्यंत्र रचा है। प्रियंका ने ही पूरी प्लानिंग की है कि किस तरीके से अपने पति को मौत के घाट उतारना है। अब यह जो तस्वीर देख रहे हैं, कहीं पर शादी के बाद फोटो खिंचवाई जा रही है, कहीं पर बर्थडे मनाया जा रहा है, उसका केक काटा जा रहा है। जिस बिस्तर पर वह बैठी हुई है, सोचिए इसी बिस्तर पर उसने अपने पति का कत्ल कर दिया और उसके हाथ तक नहीं कांपे, उसे जरा सी भी दया तक नहीं आई कि ये किसी का बेटा भी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रियंका ने ऐसा क्यों किया, प्रियंका कौन थी, कहां से आई थी और ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि प्रियंका ने अपनी ही पति को मौत के घाट उतार दिया। ये सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको जो क्राइम सीन बताएंगे आपको उसे समझना होगा और किस तरह से प्रियंका ने वारदात को अंजाम दिया ये भी देख लीजिए।
मुझे लग्जरी लाइफ नहीं दे सकते, तुम मुझे घुमाने नहीं ले जाते, मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। ये कहना है उस बेवफा पत्नी प्रियंका का, जिसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। अब ये सारी चीजें घर वालों को पता लगी, सब चीजें होती है तो बात और भी बिगड़ती चली जाती है, विवाद और भी बढ़ते चला जाता है। और तब प्रियंका ठानती है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर वो अपने पति देवकृष्ण को मौत के घाट उतार देंगी। कमरे में देखा गया बिखरा हुआ सामान, बिखरी हुई अलमारी, पूरा बिस्तर भी बिखरा हुआ, और ये सारा सॉन्ग रचा गया था बेवफा पत्नी प्रियंका का। उसने एक एक करके सामान को अलमारी से निकाल लिया और बाहर फेंक दिया। कपड़े बाहर दिख रहे हैं, बिस्तर की चादर बिखरी हुई दिख रही है, कहीं से खींची हुई दिख रही है, कुर्सियां नीचे फेंकी हुई है, और सारी चीजें प्रियंका ने सोच समझकर अपने कमरे के अंदर अपने पति की मौत की साजिश रच दी, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में, जो कि खुद 2 बच्चों का बाप है और प्रियंका से महज 8 साल बड़ा है। पति की हत्या करने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन बनाती है, उसके साथ संबंध कायम करती है, और जब उसका सारा कारनामा हो जाता है तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, ताकि सभी को लगे कि ये एक लूट है। आपको बता दें कि जो प्रियंका और उसका बॉयफ्रेंड कमलेश है, वो एक आदमी को हायर करते हैं जिसका नाम होता है सुरेंद्र, और कहते हैं कि देखो मेरे पति को रास्ते से हटाना है। प्रियंका बकायदा अपने पति की तस्वीर देती है और कहती है कि इसके लिए पूरी प्लानिंग करो, और मैंने सुना है कि तुम ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारा इसमें काफी नाम है, तुम पहले भी ये सब कर चुके हो और जेल से भी छूटकर आ चुके हो, तो तुम ऐसे में मेरे पति को रास्ते से हटा दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। अब सुरेंद्र कहता है कि ठीक है, मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, मैं तुरंत आपके पति को रास्ते से हटा दूंगा, वो आपके जीवन का जो कांटा है वो आपके जीवन से हट जाएगा। अब इस तरह से जो प्रियंका है, उसने अपने पति की सुपारी जो सुरेंद्र को दे दी है, लगातार अपने पति पर प्रियंका रेखी करती है, एक एक चीज जो सुपारी किलर है उसे बताती है कि उसका पति कहां पर मौजूद है, वो कब काम पर जा रहा है और किस वक्त घर पर आ रहा है, रात में कितने लोग किस कमरे में सोते हैं, एक एक चीज, एक एक तस्वीर प्रियंका अपने बॉयफ्रेंड को भेजती है, और जो बॉयफ्रेंड कमलेश है वो सुरेंद्र को पूरी जानकारी फॉरवर्ड कर देता है। यानी कि जो सुपारी किलर था उसको पूरी जानकारी बकायदा प्रियंका के द्वारा भेजी जाती है। अब तारीख तय होती है, वो भी किसी शादी की नहीं, किसी रस्म की नहीं, तारीख तय करती है प्रियंका अपने पति को मौत के घाट उतारने की। 4 अप्रैल प्रियंका जब उसका पति सो जाता है तो बिस्तर पर प्रियंका ने प्लानिंग की थी कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो में प्रियंका सुपारी किलर से कहती है कि मुझे सारे पैसे वापस करो, मैं जो तुम्हें 50,000 रुपए दी थी वो भी मुझे वापस करो, और मैं तुम्हें आगे से कोई भी पैसे नहीं दूंगी। सुपारी किलर प्रियंका से कहता है कि आप परेशान मत हो मैडम, मेरा बस छोटा सा काम है, आप 3-4 दिन रुक जाइए, मैं आपको डेट फाइनल करके बताता हूँ। सोचिए, ये वो सारी बातें अपने सुपारी किलर से कह रही है और मर्डर की डेट फाइनल कर रही है। ये डेट वो भी
अपने ही पति की, अपने ही सुहाग को उजाड़ने के लिए प्रियंका ये सारा स्वांग रचती है। और फिर आती है 7 अप्रैल की वो डेट जिसे अपने ही पति की मौत सुनिश्चित की थी प्रियंका ने। अब सुनिए इस घर के अंदर किस तारीख से जो पत्नी किस तरह से सॉन्ग कर रही है और कैसे कातिलों को अपने घर में बुलाती है और पूरी इस मर्डर की मास्टर माइंड प्लानिंग करती है। तो अब शुरू होता है 7 तारीख की वो अंधेरी रात का तांडव, जब एक पत्नी अपने ही पति की मौत की पूरी साजिश को अंजाम देती है। 7 तारीख को पति सोने चले जाता है तो प्रियंका सबके कमरे में जाकर चेक करती है कि आखिर सब सोए हैं या नहीं। प्रियंका सासू माँ के कमरे में जाती है तो वो सो रही थी। उसके बाद वो अपनी ननद को चेक करती है कि आखिर किसी की आंखें तो नहीं खुल रही। वो देखती है कि सब लोग चैन की नींद सो रहे हैं। इसी के बाद प्रियंका जो है दरवाजा खोलती है और अपने बॉयफ्रेंड को और सुपारी किलर को ये जानकारी देती है कि उसके पति, उसकी सास और बहन सो गई है, तुम लोग आ सकते हो। समय बीतता जाता है, रात बढ़ती जाती है और फिर उसने जो किया वो सभी को और भी चौंका देगा। उसने ढोंग रचने के लिए बकायदा कमरे का दरवाजा और घर का गेट खुला छोड़ दिया ताकि आराम से उसका बॉयफ्रेंड और कातिल अंदर आ सके। वो लोग अंदर आ जाते हैं। प्रियंका बड़े ही चालाकी से अपने पति और बॉयफ्रेंड को घर में पनाह देती है। अब सारी कहानी आप सुनिएगा आगे कि प्रियंका क्या क्या करती है। जैसे ही उसका पति और बॉयफ्रेंड आता है तो प्रियंका उसको इशारा करती है कि मेरा पति इस कमरे में है और अपने बॉयफ्रेंड और सुपारी किलर को अपने पति के कमरे में भेज देती है। वो आराम से कमरे के बाहर आ जाती है और गेट बंद कर देती है क्योंकि उसे इस चीज का भी डर था कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कल को प्रियंका के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। प्रियंका गेट के बाहर आकर बाहर से गेट बंद कर देती है। अब जैसे ही प्रियंका का बॉयफ्रेंड कमरे के अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि प्रियंका का पति कृष्णदेव बिस्तर पर सो रहा है, जिसके बाद कातिल और प्रियंका का बॉयफ्रेंड मिलकर उसके पति के सर पर जोरदार हथियार से वार करता है। वार इतना जोरदार था कि सोता हुआ आदमी चीख भी नहीं पाता और उसे एक मौका तक नहीं मिलता कि वह अपने आप को संभाल सके और एक ही बार में उसकी सांसें टूट जाती है। अब यह सारी चीज होने के बाद जो बॉयफ्रेंड है वो प्रियंका को बुलाता है। सोचिए, एक कमरे में पति का कत्ल हो चुका है, लेकिन प्रियंका उसी कमरे के अंदर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप कायम कर रही है। उसके साथ जिस बिस्तर है डकैती के उद्देश्य से घर में आए थे। ये सारा काम करने के बाद प्रियंका अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम मुझे बांध दो। और जिस बॉयफ्रेंड ने प्रियंका के पति को मारा, जिस बॉयफ्रेंड प्रियंका के साथ हमबिस्तर हुआ, वो प्रियंका के हाथ पैर बांधकर छत के रास्ते से वो बॉयफ्रेंड प्रियंका को बांध देता है। इसके बाद प्रियंका इशारा करती है कि तुम लोग छत के रास्ते से भाग जाओ। जैसे ही वो लोग छत के रास्ते से भागने लगते हैं तो प्रियंका चिल्लाना शुरू करती है। तो जो सुपारी किलर था वो छत से भागते हुए जीने की ओर चल रहा है। उसी समय प्रियंका चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ, ये क्या हो गया, मेरी जिंदगी उजड़ गई। इस तरह से नाटक करती है और फौरन जो दूसरे कमरे में उसकी सास और ननद सो रही थी वो बाहर निकलकर देखते हैं कि क्या हो रहा है।
उड़ जाते हैं। ये सारी चीज कैसे हुई? 2 से 3 लोग थे मेरे पास। भाई से थे, कुछ था क्या? डंडा वंडा थे हथियार उनके पास। मारा काय से? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया था, उसके बाद इधर मारा। चाकू से मारा हुआ है? वो इधर कब मारा मेरे को तो उधर बांधा था बेड पे। मारा हुआ है, इतना इतना पूरा काट दिया। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और प्रियंका, जो कि आपको ड्रामा करती हुई दिखाई दे रही है, उसके हाथ पैर खोले जाते हैं। जब प्रियंका से पूछा जाता है तो साथ ही इसके उसे सांत्वना भी दी जाती है, क्योंकि सबको लग रहा था कि इसी की आंखों के सामने इसके पति का कत्ल कर दिया गया है। और जब इससे पूछताछ की जाती है तो ये पूरी कहानी बताती है। वो कहानी में बस एक ही चीज हाईलाइट कर रही थी कि वो लोग आए, उसने मेरे पति को मार दिया और घर से जेवर और कैश लेकर भाग गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर पुलिस को प्रियंका पर शक कैसे हुआ? आखिर प्रियंका की असली कहानी क्या थी और इनकी शादी कब हुई थी? और जब इसकी शादी देवकृष्ण से हो गई तो इन्हें कमलेश से प्यार कैसे हो गया? और कौन सी ऐसी चीजें थी जिसके जरिए प्रियंका कानून के शिकंजे में फंस गई? कहानी बिल्कुल फिल्म में लिखी गई थी और उस कहानी में जो हीरोइन के तौर पर एक्टिंग कर रही बहू बखूबी एक्टिंग कर रही थी, लेकिन बहू की जो एक्टिंग थी वो थोड़ी सी नादानी में तब्दील हो जाती है जब वो देखती है कि खाकी वर्दी वाले घर के अंदर पहुंच चुके हैं और इसके बाद एक एक मनगढ़ंत कहानी बनाना शुरू करती है। और यहाँ पर जब परिवार वालों से पूछा जाता है कि आपको किस तरीके से आवाज आ रही थी, तो खुद देवकृष्ण है, उनकी माँ और बहन का ये कहना है कि हम लोगों को लगा कि इन लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, क्योंकि आमतौर पर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होते रहता है और हम इसी ही रोकने के और पुलिस को बताई जाती है। पुलिस जब लाश का मुआयना करती है, जांच पड़ताल करती है, फॉरेंसिक को बुलाया जाता है, तो जो प्रियंका के द्वारा कहानी बताई जाती है कि चोर आए और 50 लाख रुपए चुरा ले गए, तो पुलिस के मन में एक शक पैदा होता है कि जिसका पति मौत के घाट उतर गया हो, जिस पत्नी ने अपने पति को मरते हुए देखा हो, वो आखिर गहनों का हिसाब कैसे लगा सकती है। और फिर दूसरा शक जाता है, जब लाश का मुआयना किया जाता है तो देखा जाता है कि उसे इस तरह से मारा गया है कि जैसे कि चोर लूट करने नहीं, देवकृष्ण की मौत सुनिश्चित करने आए हो। जैसे ही चोट के निशान बता रहे थे कि जो चोरी की गई वो चोरी की वारदात से नहीं बल्कि हत्या के लिए ही की गई। चोट के निशान महज 6 इंच तक गहरे थे। जब पुलिस ने ये देखा तो पुलिस को लगा कि बीबी जो पैसों का हिसाब दे रही है और आए हुए चोर जो कि चोर से ज्यादा हत्यारे लग रहे हैं, उन्हें ये भी पता था कि आखिर किस तरह से वार करना है। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि बॉडी के 2 पार्ट हो जाए, लेकिन वो 2 हिस्से करने में नाकाम रहे। जब पुलिस और जांच करती है तो कमरे में ऐसे सबूत मिलते हैं कि पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है। पुलिस को कमरे में संबंध बनाने के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। जब पुलिस इसको देखती है तो कहती है कि क्या आपके और आपके पति के बीच में उस वक्त संबंध बने थे। इसके बाद पत्नी ने फिर से कहानी में बदलाव कर देती है, क्योंकि
जब दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती है, उसी के बाद में घर वाले उसे ससुराल भेजने के लिए दबाव डालते हैं। प्रियंका मना करती है, लेकिन परिवार वालों के दबाव के चलते प्रियंका ससुराल जाने पर मजबूर हो जाती है। वो अक्सर ससुराल में अपने पति को जलील करती थी, लड़ाई करती थी और तलाक मांगती थी। जब देवकृष्ण उसे समझाने की कोशिश करता था तो वो बिल्कुल भी नहीं समझती थी। आपको बता दें कि देवकृष्ण की भी अपनी ही एक कहानी है। जब वो 2 साल का था तो उसके पिता की मौत हो गई। इसके बाद से माँ का और बहन का पालन पोषण देवकृष्ण ने ही किया। देवकृष्ण की शादी होती है तो प्रियंका को लगता है कि वह पूरे घर में राज कर पाएगी। ननंद को कमलेश और प्रियंका की चैट्स मिल गई थी, जिसके बाद से प्रियंका ने इस बात को दबाने के लिए ये सारा ढोंग रचा। लेकिन जब दोनों परिवार वाले समझौता करते हैं तो प्रियंका कहती है कि मैं एक ही शर्त पर अपने ससुराल जाऊंगी कि मेरा फोन कोई भी यूज नहीं करेगा, मैं जब चाहूं तब उठ सकती हूँ, मैं जहाँ घूमना चाहूँ वहाँ घूम सकती हूँ। देवकृष्ण अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रियंका की सभी बातें मान लेता है और प्रियंका वापस ससुराल आ जाती है। वो सुबह उठती भी नहीं, मजबूरी के कारण परिवार वाले उसे टोकते भी नहीं। इसके बावजूद प्रियंका एक दिन कमलेश से बात करते हुए पकड़ा जाती है, जिसके बाद प्रियंका और उसके पति के बीच में लड़ाई होती है तो वह कॉलर पकड़कर अपने पति को थप्पड़ मार देती है। जब मायके वालों को ये बात बताई जाती है तो मायके वाले ससुराल वालों को कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं, प्रियंका अभी नादान है। हर कोई प्रियंका से डर रहा था कि बहू किसी भी प्रकार का कोई आरोप न लगा दे। कमलेश हमेशा कॉलोनी में प्रियंका को छोड़ने आता, लेकिन उसका पति कुछ भी नहीं बोल पाता। एक दिन प्रियंका और कमलेश ये योजना बनाते हैं कि क्यों ना पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए। फिर 1 लाख रुपए में एक सुपारी किलर को हायर करते हैं और अपने ही पति की मौत की साजिश रच डालते हैं। इन्हें लगता है कि पति के मरने के बाद प्रियंका को सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और किसी को भी भनक नहीं लगेगी। तो आपने देखा कैसे एक छोटी सी लापरवाही या एक पल का लालच जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। याद रखिए, कानून की नजरों से कुछ भी नहीं छिप पाया। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागरूक रहिए। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए खुलासे के साथ। हवालात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।